हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 7वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं और फ्री एजुकेशन आप तक मैं पहुंचा पा रही हूं और आप प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। किसी भी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाता। सही सुना है आपने। तो जल्दी जल्दी बहुत अच्छे से वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी जो भी परिचित हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी ये पता चल सके कि भाई अब 7वीं कक्षा बिहार बोर्ड की हिंदी भी आ गई है। तो हिंदी को आपको पढ़ना है और अच्छे से सुनना है। और आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है, जिसमें गणित, हिंदी तो है ही, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी सब कुछ है। अब हम चलते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पाठ 7 शुरू कर दिया है। लिखा है सुदर्शन जी ने, नाम है साइकिल की सवारी। सच में बड़ा कठिन है ये सवार होना, क्योंकि इतने पतले पतले पहियों पर और उस पर बैठकर आगे बढ़ाना, ओहो कितनी बड़ी चुनौती है। लेखक के समक्ष भी यही सबसे बड़ी चुनौती थी। अब इस पाठ में क्या हुआ था, क्या आपने पहला वीडियो देखा? यदि नहीं देखा है तो पहला वीडियो देखिए, जिसमें व्याख्या की गई है, पाठ का पूरी तरह से बताया गया है कि आखिर लेखक ने क्या क्या सोचा और किस तरह से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और उस दौरान उनको क्या क्या सुनना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा, ये सब कुछ है। जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है वो आज के इस प्रश्न उत्तर वाला जो वीडियो हमारे सामने आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है उसके उत्तर बहुत अच्छे से दे देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है? साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा क्या थी? क्या सोचते थे लेखक? साइकिल चलाने के बारे में लेखक यही सोचते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा विधाता ने ऐसा टास्क दिया है जिसको कभी नहीं सीखा जा सकता। उन्होंने 2 कार्य बताए थे। कौन कौन से 2 कार्य थे? एक तो साइकिल चलाना, दूसरा हारमोनियम बजाना। यस, हारमोनियम बजाने के लिए आप सभी ने हारमोनियम तो देखा होगा, शायद देखा ही होगा। इस तरह का रहता है, जैसे यहाँ पर ये है ना, फिर यहाँ पर ये सारे गामा पाधा नीसा रहता है और यहाँ पर ये पकड़ने का लगा रहता है और इसी को यहाँ से सारे गामा पाधा नीसा ऐसे बजाया जाता है, हारमोनियम। अब एक तो था उनके लिए हारमोनियम सबसे बड़ी बात, और दूसरी थी उनके लिए साइकिल। दोनों ही उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थी और इन चुनौती के चलते चलते लेखक ने अपने हड्डी पसलियां भी तुड़वा ली बेचारों ने। लेकिन अब मुझे उत्तर तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि क्या लेखक साइकिल चलाना सीख गए थे अच्छे से? कोई कठिनाई तो नहीं हुई थी? बताओ जल्दी जल्दी, बताओ 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 भाई, क्या लेखक साइकिल लग रही है साइकिल? ठीक है, आप लोग बना लेना। ये हारमोनियम, ये साइकिल, लेखक के लिए दोनों कार्य बहुत कठिन थे। अब साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी कि ये बहुत ऐसी सवारी है, कैसे इसको चलाना सीखा जा सकता है, कैसे इसको चलाना सीखा जाएगा। लेकिन अब प्रश्न किया गया है, क्या यह धारणा सही थी? अब कभी कभी होता है क्या, जो किसी के लिए वही कार्य सही होता है और किसी के लिए वही कार्य गलत भी हो सकता है। जैसे 6 और 9 वाला तो आपने सुना ही होगा। कोई यदि यहां पर 2 लोग खड़े हैं, ठीक है, ऐसे मान लो खड़े हैं, ठीक, एक इस साइड खड़ा है
अब आपने वो 6 और 9 वाला तो जाना ही होगा। एक के लिए भाई इसके लिए ये 6 है और इसके लिए 9 है, और दोनों का कहना यही है कि भाई मैं तो सही हूं, और दोनों सही भी हैं। तो किसी की दृष्टि में ये 6 है, और किसी, यदि हम यहां से देखेंगे तो ये 6 है, यदि हम यहां से देखेंगे तो ये 9 है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। अब किसको गलत ठहराया जाए? किसको कहा जाए कि तुम सही हो तुम गलत हो? तो यही बात कही गई थी कि अब उन्होंने कहा है कि क्या यह धारणा सही थी। लेखक के दृष्टिकोण में तो यह धारणा सही थी, क्योंकि उनके लिए तो साइकिल चलाना मतलब बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो धारणा उनके मन में थी, क्या वो सर्वसम्मति से सही थी? ये देखना पड़ेगा। हम किसी भी कार्य को कब सही या कब सही नहीं मानते हैं? जब सर्वसम्मति हो। मेजॉरिटी, जहां सर्वसम्मति होगी वो सही मान लिया जाता है। अब देखते हैं, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर साइकिल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये विद्या हमारे प्रारब्ध में ही नहीं लिखी गई है। अच्छा, उनके मन में धारणा ये थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी गई है। प्रारब्ध का अर्थ होता है भाग्य, किस्मत। तो ये धारणा तो गलत थी कि सही थी? उनके मन में डर बैठा था। ठीक है, यह लेखक की धारणा गलत थी, क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। समझ में आया? हाँ, यह बात सत्य है कि उम्र पर विद्या सीखना आसान है, लेकिन अधिक उम्र में कोई विद्या सीखना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं। कोई भी कार्य कभी भी सीखा जा सकता है। जैसे पढ़ने लिखने का वो प्रौढ़ शिक्षा अभियान आया था, साक्षरता मिशन, पढ़ने का सब करो जतन, शिक्षा है अनमोल रतन, है ना। अब यही है कि जब पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से हर एक कार्य करने का ऐसा नहीं है कि आप बचपन में ही सीख सकते हो, लेकिन हाँ, बचपन में आसानी से सीख सकते हैं, और जब उम्र बढ़ जाती है उसमें मुश्किलें आती हैं। इसलिए हर कार्य हमें विद्यालय जीवन में सीखना है, अच्छे अच्छे कार्यों को, अच्छी अच्छी कुशलताओं को, ताकि हमें बड़े होकर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रयत्न और नियमित होकर अधिक उम्र में भी लेखक साइकिल सीख सकते थे। अगर दुर्घटना के बाद भी लेखक नियमित साइकिल की सवारी करते तो थोड़े ही दिनों में अच्छे चालक बन सकते थे, लेकिन वो डर गए, और जो डर गया समझो मर गया। अब उनकी जो जिज्ञासा थी, उनकी जो इच्छा थी, जो इतने अच्छे से उन्होंने साइकिल चलाने का मतलब हुनर भी जाना, सीख भी गए, चलाने भी लगे, लेकिन वो कब डर गए कि अब क्या किया जाए, अब नहीं सीखेंगे। तो यहाँ बात यही है कि यदि वो दुर्घटना के बाद भी जो टांगे के नीचे आ गए थे, वो यदि इसके बाद भी वो पुनः साइकिल चलाते रहते तो वो बहुत अच्छे साइकिल चालक बन सकते थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? अच्छा, ये प्रश्न आते ही सबसे पहले उनकी कौन सी तैयारी आपको दिखाई देती है? श्रीमती जी से फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत कराने वाली बात, क्योंकि वहां थोड़ा मजा आया था। कैसा मजा? श्रीमती जी ने कहा, ये क्यों लेकर आए हो, जाओ जहां से लेकर आए हो वहीं डालाओ। दूसरा, उन्होंने चोट से बचने के लिए जंबक मरहम का डब्बा भी लिया, और भी मतलब ये करना है वैसा, बहुत सारी तैयारियां उन्होंने की थी। अब देखते हैं यहां पर कौन कौन सी तैयारियां थी। लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कपड़े बनवाए, उस्ताद ठीक किए, साइकिल मांग कर लाए, जंबक के 2 डब्बे खरीद कर लाए। जो जो उनको खतरा लगता था, या इससे परेशानी हो सकती है, या ये खतरा है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने सारे उपाय कर लिए थे। फटे चिथे कपड़े कि मैं गिरूंगा ताकि मेरे नए कपड़े खराब ना हो, तो यहाँ उन्होंने ये किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लेखक के झूठ की पोल कैसे खुल गई? पहले तो मुझे ये बताइए, कौन से झूठ की बात की जा रही है? यस, जब लेखक चलाते चलाते एक तांगा
तांगे वाला को कहा, अरे बाएं हो जाओ भाई, मैं नया साइकिल सवार हूं, मैं, आप बाएं हो जाओ, बाएं। तो जैसे तैसे तांगा बाएं तो हो गया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस तांगे वाले का जो घोड़ा था वो भड़क गया और दायां बायां कहीं नहीं हुआ वो, और मैं जाकर उस तांगे के नीचे दब गया। लेखक अब बेचारा क्या कह रहे, बेहोश हो गए। जब होश आया तो घर में थे, घर में पत्नी जी उनकी देखरेख कर रही थी। पत्नी जी को अपनी सफाई पेश करने लगे, अरे वो क्या है ना कि तिवारी जी ने मुझे भड़का दिया, या तिवारी जी के कारण मैं गिर गया। पत्नी जी क्या कहने लगी, अरे रहने दो, हाँ, जिस तांगे के नीचे तुम दबकर बेहोश हुए थे ना, उस तांगे में मैं ही सवार थी। बच्चों के साथ मैंने सोचा चलो आज सैर कर लें और तुम्हें साइकिल चलाते हुए भी देख लें। अब इतना भी झूठ ना बोलो, मुझे पता है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। ये जो झूठ की पोल थी वो खुल गई। लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर मढ़ने लगे तो पोल खुल गई, क्योंकि जिस तांगा से लेखक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस तांगा पर उनकी पत्नी ही बैठी थी। इसलिए किसी भी बात को घुमाने से पहले अच्छे से जांच परख कर लो कि क्या हम घुमा रहे हैं वो घूम रही है। पता चला हम बिना उसके घुमाए जा रहे हैं और उसका परिणाम कुछ और ही हो। किसने किससे कहा, ये उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्या लिखा है, कितने दिन में सिखा देगा, किसने किससे कहा, बताइए, कितने दिन में सिखा देगा। और ये बात कब की हो रही है, कब कब कौन सा प्रसंग है, ये कुछ अनुमान लगा सकते हैं? कितने दिन में सिखा देगा। लेखक ने कहा, बहुत बढ़िया। किससे कहा, किससे कहा, उस्ताद से कहा या तिवारी जी से कहा? तिवारी लक्ष्मी नारायण से कहा। कितने दिन में सिखा देगा, लेखक ने तिवारी जी से कहा, क्योंकि यदि बात होती कितने दिन में सिखा दोगे तब यहां हम कह सकते थे कि ये उस्ताद से कह रहे होंगे, लेकिन ये बात थी किसी तीसरे व्यक्ति की, थर्ड पर्सन की, तो कितने दिन में सिखा देगा लेखक ने कहा था तिवारी जी से। बहुत बढ़िया। नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, आप बताइए ये किसने कहा? नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, किसने कहा होगा? नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, उस्ताद ने कहा। किससे? लेखक से। चलो देखते हैं। अरे वाह भाई वाह, मान गए उस्ताद आपको। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगला। मुझे तो आशा ही नहीं कि आपसे है बेल मत्थे चढ़ सके, बेल मत्थे चढ़ सके। ठीक है, ये किसने किससे कहा? मुझे तो आशा ही नहीं कि ये बेल मत्थे चढ़ सके। क्या कहना चाहते हैं? श्रीमती जी ने कहा और लेखक से कहा। यस, लेखक की पत्नी ने लेखक से ये बात कही थी कि मुझे तो आशा ही नहीं कि आपसे ये बेल मत्थे चढ़ सके, और हुआ आखिरकार यही। हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लाल बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। ये किसने कहा, किससे कहा? बताओ कि हम मैदान में नहीं सीखेंगे, हम शहर में नहीं सीखेंगे, लाल बाग में जो मैदान है ना वहां सीखेंगे। ये कहा था लेखक ने। किससे? उस्ताद से। उस्ताद से कहा था या तिवारी जी से? सोच समझकर उत्तर देना, अच्छे से उत्तर देना आप, सोच समझकर, ठीक है? तो यहां पर कहा था लेखक ने, और उस्ताद से ही कहा था कि भाई हम साइकिल चलाना तो सीख रहे हैं लेकिन हम वहां सीखेंगे। अगला, बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आया। क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपने विचार लिखिए। भाई देखिए, ये है अंधविश्वास की बातें कि भाई बिल्ली रास्ता काट गया, अरे कहीं तो जाने दो ना, वो जाएगी नहीं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकती। इस घर से उस घर जाएगी तो सड़क तो पार करनी पड़ेगी ना।
अब किसी को छींक आई उसमें उसका वश है, लेकिन नहीं, पहले की छींक आ गई तो रुक जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई अपशगुन होगा, ये सब बातें सुनकर लेखक को गुस्सा आया, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आना उचित नहीं था। बिल्कुल, हमारे विचार से बिल्ली के रास्ता काटने या किसी के छींकने से यात्रा में विघ्न आता है, यह धारणा गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प हो तो रास्ते की सारी विघ्न बाधाएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। जो वास्तव की बाधाएं होंगी ना, वो भी समाप्त हो जाएंगी। विघ्न तो उसे रोकता है जिसे अपनी सफलता पर संदेह होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है बेटा, इस बात को याद रखना। विघ्न, विघ्न मतलब बाधाएं, मुसीबतें, रुकावटें। विघ्न या बाधाएं तो उन्हें रोकती हैं जिन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। ठीक है, लेखक को तो पूर्व से यह धारणा थी कि हम साइकिल नहीं चला सकते हैं, इसलिए उनके मन में यह आ रहा था बार बार, बिल्ली रास्ता काट गई, बच्चे ने चीख दिया। तो ये सब धारणाएं गलत है, ये सब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो दृढ़ संकल्पी रहते हैं, जो अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, उनके आगे तो बाधाएं भी नतमस्तक हो जाती हैं कि भैया चले जाओ यार, तुम ही चले जाओ, हम तो दूर भाग रहे हैं। तो यहाँ ये है कि धारणाएं कुछ नहीं है, मन में जैसा संकल्प कर लो उसी तरह से हमारे रास्ते के सारे कांटे भी अपने आप फूलों में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि बाधाएं भी झुक जाती हैं जब हम संकल्प कर लें। किसी काम को संपन्न करने में आपको किससे किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है? पहली बात तो अभी हमने एक पहली पाठ पढ़ा था ना, पहली कविता मानव बनो, और उसमें बहुत अच्छे से कवि ने बताया था कि हमें किसी से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखना है। तो उस पहले पाठ की बात याद रखना, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, किसी पर आश्रित नहीं रहना है, जो करना है खुद के बलबूते पर करना है, बस। तो किस काम को संपन्न करने के लिए, जैसे अब कोई काम है कि हाँ भाई हमें सीखना है, तो कोई सिखाएगा, लेकिन सीखना हमें खुद ही होगा। यदि हम सीखें कि भाई वही पैडल पर पांव रखे, वही हैंडल चलाए, तो ये गलत है। ठीक है, करना हमें खुद ही होगा। किसी काम को संपन्न करने में हमें अपने मित्रों से मदद की अपेक्षा रहती है, अपने भाइयों बहनों और अन्य परिवार वालों के साथ साथ समाज के हर एक व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रहती है। माता पिता बड़े बुजुर्गों से निर्देशन की अपेक्षा, भाई बहनों से श्रम बांटने की अपेक्षा, मित्रों से सहयोग की अपेक्षा, लेकिन अपेक्षा या उम्मीद नहीं करना चाहिए। मानव बनो कविता जो हमने पढ़ी है उसको याद रखो, उसको समझो। ठीक है, कि अपने आप पर निर्भर रहना है, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो। किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना नहीं होना चाहिए। ये आदत अक्सर लोगों की आदत होती है कि हम ये कर रहे हैं, क्या आप हमारी सहायता करेंगे? क्यों? करो ना भाई, अपने बलबूते पर करो। सहायता मतलब थोड़ा सा सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से निर्भर नहीं होना है। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है मैदान में डटे रहना, दूसरा है मैदान मार लेना, तीसरा है हाथ पांव फूलना, चौथा है दांत पीसना। अब देखते हैं भाई इनके अर्थ क्या है। सुने हैं ना आपने ये मुहावरे? अब देखते हैं, जैसे मैदान में डटे रहना, अभी हम नहीं देख रहे कि लिखा क्या है या अर्थ क्या है, तो आपको क्या लगता है? मैदान में डटे रहना, कि जो भी कार्य हम, यदि हम वर्णन करें इसका, कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको तुरंत छोड़कर नहीं भागना है, उस कार्य को हमें करना है, क्योंकि एकदम से कुछ भी हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती है ना सफलता। धीरे 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 हमें सफलता मिलती है, तो हमें करना क्या है? लेखक ने मैदान में डटे रहने का निर्णय लिया। ठीक है, अब है मैदान मार लेना। किसी भी विद्या को सीखने में नियमित ढंग से कार्य करने वाले मैदान मार लेते हैं। हाथ पांव फूलना, लेखक के झूठ का पोल खुलते ही लेखक के हाथ पांव फूल गए, मतलब पूरी तरह से। दांत पीसना, लड़के के छींक सुनकर लेखक दांत पीस कर रह गए। दांत पीसना मतलब कि अरे क्या करें, पछतावा टाइप का। तो ये सब नहीं करना है। उदाहरण के अनुसार दो वाक्यों को एक वाक्य में बदलिए, जैसे श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाया, हमारी तरफ देखा।
श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर हमारी तरफ देखा। अब ये मैं बता दूं बेटा कि दो वाक्यों को एक वाक्य में करना, दो संयुक्त वाक्य मतलब दो सरल वाक्यों से मिलकर बनता है संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्यों को यदि सरल वाक्य में बदला जाए तो वो ऐसा ही होता है। जैसे श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाया, अपने आप में स्वतंत्र है, हमारी तरफ देखा, अपने आप स्वतंत्र है। अब इसको हम एक करेंगे, सरल वाक्य में करेंगे तो क्या होगा, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर हमारी तरफ देखा। ठीक है, अब देखते हैं। उसी समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि उसी समय मशीन मंगवाई, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। उसी समय मशीन मंगवाकर कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। उसी समय मशीन मंगाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। बहुत बढ़िया। अब है, उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, चले गए। उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, पूर्ण विराम, चले गए। उस्ताद हमें तसल्ली देकर चले गए। ठीक है, तो यहां ये हो सकता है। साइकिल का हैंडल पकड़ा, चलने लगे। साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे, यही होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। तो जब भी कभी हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलेंगे या सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो हमें ध्यान ये रखना है। आपने बेटा रचना के आधार पर वाक्य भेद सुने हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। कितने होते हैं? सरल, पहला आता है सरल, पहला सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, सरल वाक्य जहां पर एक कर्ता और एक क्रिया होगी। संयुक्त वाक्य सरल वाक्यों से मिलकर बनता है और इसमें योजक शब्द जो समुच्चय बोधक भी कहलाते हैं उनका प्रयोग होता है। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो जैसे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब आते हैं संयुक्त वाक्य का प्रयोग। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? होते तो इसमें 2 वाक्य हैं लेकिन वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनको तोड़कर सरल वाक्यों में नहीं बदला जा सकता। जबकि सरल वाक्यों से जुड़कर संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य को तोड़ेंगे तो सरल वाक्य, लेकिन मिश्र वाक्य दोनों से अलग है। तो जब कभी आपको ऐसा वाक्य दिखे कि इसको तोड़कर हम सरल वाक्य में नहीं बदल सकते या इनको जोड़ क्या करें हम क्या ना करें, तो जब ये सरल वाक्य में ना टूटे इसका मतलब वो मिश्र वाक्य है। ठीक है, यहां पर थे ये संयुक्त 2 वाक्य हैं। हाँ, और एवं तथा नहीं लिखा है, लेकिन जब इनको सरल में बदला गया तो ये आसानी से समझने योग्य बन गए। आशा करती हूँ बहुत ध्यानपूर्वक सुना और समझा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से बने रहो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, ताकि आप सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छे से प्राप्त कर सको और अपने अपने लक्ष्य की तरफ जा सको। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।